Hello viewers, welcome back to your YouTube channel Economics X. My name is Indu Sharma. So guys, previous class में हमने कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के। आज अगेन हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश यही करूंगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं एंड आपको एक लेवल पता चले और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बिल्डअप होगा एग्जाम में बैठने से पहले। और अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करे होंगे तो डेफिनेटली आपको एक जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है वो एग्जैक्टली क्लियर होगा, क्वेश्चंस की थीम पता चलेगी और आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर पाओगे। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट अबाउट योर बोर्ड एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट सॉल्व एनीथिंग एल्स। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, what can be the minimum value of multiplier? जो multiplier topic है that is very important topic and multiplier which means as the ratio of change in income to change in investment, ratio of change in income to change in investment। तो change in income को हम ऐसे लिख सकते हैं change in investment। बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन का लेवल यानी कि क्वेश्चन का अगर मार्क्स ज्यादा दिया होता है तो हमें पहले डेफिनेशन लिखनी होगी मल्टीप्लायर की। दैट मीन्स इट्स अ मल्टीपल वैल्यू एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देन वी हैव टू मेंशन फॉर्मूला के इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम बताएंगे कि मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि रिलेशन क्या होता है मल्टीप्लायर का और एमपीसी का एंड एमपीएस का। तो जो मल्टीप्लायर यानी कि के का रिलेशन जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है इसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और जो एमपीएस होता है इसके साथ क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये सब मेंशन करने के बाद आप बताओगे कि मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होती है, 1 होती है। 1 कब होती है, जब एमपीसी इक्वल्स टू 0। एमपीसी क्या होगा, 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी का क्या वैल्यू होगी, 1 होगी। जब एमपीसी 1 होगा, जब एमपीसी 1 होगा तो के कितना क्या होगा, इनफाइनाइट। जब एमपीसी 0 होगा तो के क्या होगा, 1। ठीक है, तो एमपीसी 0 का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी डिसाइड टू सेव नथिंग, नथिंग ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंज्यूम, यानी कि जितनी भी एडिशनल इनकम है उसको वो क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है मार्केट में, सेव नहीं कर रही है। ठीक है, तो तब इकोनॉमी ये डिसीजन लेती है, तब एमपीसी क्या होता है, 0 होता है। और हम इसको डिनोट करते हैं चेंज इन इनकम इक्वल्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की वो 1 होती है। यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लायर इक्वल्स टू के, यानी कि के मल्टीप्लायर को किससे डिनोट करते हैं, हम के से डिनोट करते हैं। और के इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0, एमपीसी कितना है, 0 दे रखा है यहाँ पे, 0। तो यानी कि इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो क्या है, 1 है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ लेता है, कभी कभी मिनिमम वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है एमपीसी और के बीच में, या एमपीएस के बीच में और के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लायर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं और थियोरटिकल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एन इकोनॉमी द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 100। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सी वार। एंड कंजम्पशन इक्वल्स टू 80 प्लस 0.4 बाय। तो यानी कि कंजम्पशन दे रखा है 80 प्लस 0.4 बाय। इकोनॉमी इन द इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल कितना है, 4। तो जस्टिफाई योर आंसर, हमको जस्टिफाई करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो 400 है, तो ये सही है या गलत है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू, यानी कि इस वाली वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, दे रखा है 80 प्लस 0.4 y
प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 100, इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। तब 0.4y और y यानी कि y माइनस 0.4y इक्वल्स टू 80 और प्लस 100 यानी कि 180। तो यहाँ पर कितना आया 0.4y और ये तो यानी कि 0.6y और यहाँ पे कितना आया 180। तो y इक्वल्स टू कितना हुआ 180 अपॉन में 0.6। जीरो को इस पॉइंट से हम यहाँ पे लेके आएंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी y इक्वल्स टू 300। ठीक है, y इक्वल्स टू कितना आया 300 यानी कि ये है इनकम, नेशनल इनकम। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इकोनॉमी है इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल इज 400। तो हम ये लिख सकते हैं कि इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल इज 400। सो द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम लेवल बिकॉज हमारा इनकम कितना आया है 300। अगर यहाँ पे 400 आता तब हम बोलते कि हाँ इकोनॉमी क्या है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और अगर 400 नहीं आया है 300 है तो इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, ये जस्टिफाई आंसर होगा। इस तरीके से रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर आप इस वैल्यू जो क्वेश्चन में वैल्यू उससे कंपैरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एन इकोनॉमी द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज 60 दे रखा है। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC दे रखा है 0.8। इफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 400 देन द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 30। ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें भी सेम वही निकालना है हमको। क्या निकालना है इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि CE निकालना है हमने। तो CE मतलब सी बार। तो हमें ये देखना है इसमें कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन दे रखा है यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इक्विलिब्रियम लेवल 400 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन 30। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू C प्लस I और y इक्वल्स टू C बार प्लस VY। ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, ये सेकंड इक्वेशन मानते हैं। इसको इसमें पुट करने के बाद क्या आता है y इक्वल्स टू C बार प्लस VY प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इस वैल्यू को रखते हैं हम। 400 हमारा कितना दे रखा है, लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 400 और C बार हमको निकालना है। ठीक है, यानी कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको निकालना है एंड प्लस VY यानी कि 0.8 कितना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम V इंटू 400 लेवल ऑफ इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 60। इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 400 इक्वल्स टू C बार प्लस 380। ठीक है, इसका इंटू करने के बाद और इसको ऐड करने के बाद कितना आता है 380। तो C बार इक्वल्स टू 20। बट यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दे रखा है 30। तो क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट में है? तो जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है 30 ना कि 20 और हमारा कितना आया है 20 बट गिवन कितना है 30। अगर 30 आता तो हम बोल सकते थे कि स्टेटमेंट ट्रू है, बट एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कुछ चीज मिसिंग होगी, कभी कुछ चीज मिसिंग होगी, कभी आपको कुछ और निकालना होगा और फिर ये मेंशन किया जाता है कि निकालना क्या है और फाइंड क्या करना है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड। इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो यानी कि नेशनल इनकम दे रखा है, ओके, MPS दे रखा है, MPS भी दे रखा है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि 100। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि इक्विलिब्रियम लेवल क्या है और हमें निकालना है CY यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो हम यहाँ पे पहले ये MPS दे रखा है और हमें चाहिए क्या, MPC चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। MPC प्लस MPS इतना दे रखा है 1, तो MPC हम कितना निकाल सकते हैं 0.8। तो MPC हमारा कितना आया 0.8।
अब y इक्वल्स टू क्या होता है, c प्लस आई, और y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेशनल इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद इस फॉर्मूला में हम लगाते हैं तो क्या आएगा, y हमारा कितना है 12,000, यानी कि नेशनल इनकम दे रखा है 12,000, इक्वल्स टू सी बार प्लस 0.80, ये हमने अभी निकाला, एंड इंटू 1200, ये 12,000 नहीं है 1200 है ये, ठीक है 1200, एंड 0.80 इंटू 1200, इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 100, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 100। अब इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, सी बार प्लस 0.80 का तब हम 1200 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 960 प्लस 100, फिर 1200 इक्वल्स टू सी बार प्लस 1060, इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर सी बार इक्वल्स टू 1200 माइनस 1060, तो यानी कि सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आता है हमारा 140। हमें यही निकालना था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना आया निकल के 140। तो इस फॉर्मूला बेस पे कभी कभी क्या होता है कि नेशनल इनकम दिया, सॉरी एमपीएस दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेशनल इनकम निकालना है। कभी कभी हमें नेशनल इनकम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो हमें ये निकालना है, एमपीएस निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमको करने हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं। दे रखा है व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड, हाउ विल यू डिराइव द ऑटोनोमस कंजम्पशन, autonomous expenditure multiplier when price of final goods and rate of interest are given। तो इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड होता है, इफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर व्हेन प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। तो ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर ये होता है रेशो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग, यानी कि इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग। इसका मतलब होता है कि कितना रेशो चेंज हुआ है इनकम में, यानी कि प्रीवियस से और करंट इनकम से कंपैरिजन करके, और कितना हम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना रेशो इनकम का चेंज हुआ है और कितना हम स्पेंड कर रहे हैं उसका रेशो, ठीक है। इन दोनों का रेशो से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैन एन इकोनॉमी बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमी एक्सप्लेन। तो यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहा है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या डिनोट करता है, वेयर द सिचुएशन अटेन द इक्विलिब्रियम एट लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि ये जो पॉइंट है ये बताता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन E1 पे, और ई जो है वो बता रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स तो होती है, एग्रीगेट डिमांड बिकम्स इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, बट पीपल आर नॉट फुली एम्प्लॉयड। जो पर्सन है वो क्या है, फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। स्पेशली इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो लेबर फोर्स होते हैं, ठीक है, जो फुली एम्प्लॉयड नहीं होते हैं। फुल एम्प्लॉय मतलब क्या कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उससे क्या होता है, ये रेशो कम होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो अटेंड करते हैं बट फुल एम्प्लॉयमेंट से जो रेशो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये रेशो जो है वो बताता है अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, और ये रेशो है यानी कि E1 बताता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट पे एंड इनकम पे। क्या किस पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम पे।
तो इकोनॉमी कब फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे अटेंड करेगी, जहां पर ये कौन बताते हैं, किन्स ने बताया है ये कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहां अटेंड होगी जहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब इंक्रीज होगा टोटल डिमांड, तो इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, और आउटपुट इंक्रीज होगा तो इनकम है वो भी इंक्रीज होगी, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो लेबर भी इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। तो बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए जो एग्रीगेट डिमांड है उसको बढ़ाना पड़ता है, वो इंक्रीज होता है, तभी ये सिचुएशन ओवरकम कर पाती है। ये किसने बोला है, ये किन्स ने बोला है, जो इकोनॉमिक्स है हमारे, उन्होंने बताया था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कब होती है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है टोटल डिमांड की मार्केट में, टोटल डिमांड की जब कमी हो जाएगी तो क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन डेफिनेटली अराइज होगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी तो आउटपुट भी नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर लेबर भी नहीं चाहिए, तो लेबर जो लगी हुई है किसी काम में वो भी फिर हटा दी जाती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज होती है, और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने से ही इस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, ओवरकम किया जाता है, अकॉर्डिंग टू किन्स। तो ये होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, और ये इसका क्या है, ग्राफ है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड आई विल प्रोवाइड मोर क्वेश्चंस and different types of questions of national income and determination of income and employment. So guys, thank you so much.